नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान का एकीकरण है। राजस्थान का एकीकरण राजस्थान के इतिहास का अंतिम टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में कुछ सब पॉइंट हैं, जैसे एकीकरण कितने चरण में हुआ, क्या क्या हमारे पास सामने समस्याएं हैं, कौन सी रियासत है जो किस देश में मिलना चाहती है, कुछ इम्पोर्टेंट हम देखते हैं ठिकाने हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी पर डिस्कशन हम इस टॉपिक में करेंगे। देखिए स्टूडेंट, एकीकरण की हम बात करें, एकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। कारण ये होता है कि देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो स्वतंत्र माना जाता है, 15 अगस्त 1947 को। परंतु इससे पहले किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों के द्वारा जब भारत को स्वतंत्र घोषित भी किया जा रहा है, उससे पहले एक ऐसी कंडीशन भारत के सामने कर दी जाती है कि भारत के टुकड़े एक और दो देश के नाम पर हम देखते हैं कि भारत के दो टुकड़े होते हैं, भारत और पाकिस्तान। परंतु उनका जो प्लान है वह बहुत बड़ा प्लान है। उन्होंने एक अधिनियम पारित किया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। कौन सा अधिनियम स्टूडेंट्स? भारत स्वतंत्रता अधिनियम। यह अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया अंतिम अधिनियम है। यह 18 जुलाई 1947 को पारित होता है। इस अधिनियम की धारा 8 क्या कहती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये धारा 8। इस अधिनियम की धारा 8 कहती है कि रियासतें, समस्त रियासतें, देखिए स्टूडेंट्स, इस समय पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो वहाँ 550 से प्लस लगभग 562 रियासतें हैं। कितनी रियासतें हैं पूरे भारत में? 562 रियासतें हैं। धारा 8 भारत स्वतंत्रता अधिनियम की कहती है कि इन रियासतों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ यह रियासतें अपनी पहले की स्थिति में जाएगी, चाहे तो ये भारत में मिले, चाहे तो ये पाकिस्तान में मिले, और अगर ये चाहे तो स्वतंत्र भी घोषित कर सकती है। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने कहने पर दो टुकड़े, परंतु यथार्थ देखें तो 562 टुकड़े करने की एक साजिश थी उनकी। अब इस समय दो व्यक्ति हैं, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों का एकीकरण में श्रेय और योगदान माना जाता है। अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कार्यरत हैं। अगर प्रांतों की बात करें तो प्रांतों में जो एकीकरण का कार्य है उसकी जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल संभाल रहे हैं। हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, राजस्थान के एकीकरण के बारे में स्टार्ट करते हैं कि रियासती विभाग की स्थापना होती है 27 जून 1947 को। इसी के साथ रियासती सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को होती है। 5 जुलाई 1947 को एक सचिवालय बन रहा है, रियासती सचिवालय कहते हैं। इस सचिवालय का जो अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और जो सचिव है सचिवालय का सचिव वीपी मेनन है। दोनों को इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखने होते हैं। एक आता है नरेंद्र मंडल। हम बात करते हैं 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी। तब से ये लगातार रियासतों को एक करने में कार्यरत है। अभी की बात करें, जब हम स्वतंत्र हो रहे हैं उस समय 1947 की बात करें तो इसका नेतृत्व कर रहा है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन कर रहा है? लॉर्ड माउंटबेटन। इसी लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार ही भारत के दो विभाजन हुए थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान भारत में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके द्वारा दो प्रपत्र निकाले गए। पहला प्रपत्र है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, अर्थात विलय की नीति। स्टेट स्टिंग एग्रीमेंट, यथास्थिति, जैसी स्थिति पहले थी वैसी में ही रहना चाहते हैं तो यह सभी रियासतों में पत्र भेजे जाते हैं। जो विलय चाहता है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर साइन करेगा, और जो चाहता है कि मैं विलय नहीं चाहता, मैं अपनी पहले की यथास्थिति जो थी, जैसे राजतंत्र था तो मैं उसी राजतंत्र में रहना चाहता हूँ, ऐसी जो यथास्थिति थी उसमें रहना चाहता है, तो वो करेगा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन। ऐसी कंडीशन किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा भारत में रखी जा रही है। इस समय हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने ये किया है कि 562 रियासतें थी, लेकिन राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो 19 रियासतें थी। कितनी स्टूडेंट्स? 19 रियासतें इंपॉर्टेंट होती है। 19 रियासतें, 3 हमारे पास में ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। कुल भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनमें से एक अपने यहाँ पर था अजमेर मेरवाड़ा, उसके अलावा एक कुर्ग था, एक बलूचिस्तान था और एक दिल्ली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास में 1 केंद्र शासित प्रदेश है। सिंपल सा प्रश्न आता है राजस्थान के। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने पर आप उसको क्वेश्चन फॉर्म में पढ़िए। आप देखिए कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। जैसे कि राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें, कितने ठिकाने तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश आते थे, तो हमने कर लिए यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं सबसे बड़ी रियासत। देखिए स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम सबसे बड़ी रियासत देखते हैं तो जोधपुर होता है, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत देखें तो जयपुर होगा। छोटी रियासत जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से शाहपुरा थी। नेक्स्ट अगर बात करें जाट रियासत, कौन सी जाट रियासत थी? भरतपुर तथा धौलपुर, ये दोनों रियासतें जाट रियासत थी। मुस्लिम रियासत एकमात्र टोंक थी। नई रियासत के बारे में
झालावाड़, नई रियासत के बारे में कुछ फैक्ट आते हैं स्टूडेंट्स की। झालावाड़ जो है अंग्रेजों द्वारा स्थापित एकमात्र रियासत है। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत है, इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ रियासत थी। और मेवाड़ रियासत का एक विशेष बात ये थी कि इसने कभी भी अधीनता जैसी कोई बात स्वीकार नहीं की थी। यहाँ पर हम देखेंगे जब इनको अधीन किया जा रहा है, एकीकरण किया जा रहा है, इनका विलय किया जा रहा है, तब ये क्या क्या अपने आर्ग्यूज रखते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण हो रहा है उस एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय हमने अभी किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि एकीकरण का कार्य कौन कर सकता है? आयरन मैन कर सकता है, जिसमें लोहे जितनी हार्ड पावर हो। इन्हें बिस्मार्क भी कहा जाता है। एक बिस्मार्क स्टूडेंट हम देखते हैं जर्मनी में, जब जर्मनी का एकीकरण होता है तो बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उसी तरीके से हम भारत के एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण में देखते हैं कि हमारा जो एकीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं बिस्मार्क। अब इनकी जो पॉलिसी होती है वह होती है लौह व रक्त की नीति, लौह व रक्त की नीति, या फिर हम कहते हैं पेन व पिस्टल की नीति। और पेन व पिस्टल नाम से हमारे राजस्थान की कौन सी रियासत है वो चर्चित हुई थी? वो जोधपुर रियासत हुई थी। जोधपुर के हणवत सिंह को कहते हैं। पहले पेन के माध्यम से समझाया गया, नहीं समझे तो पिस्टल के माध्यम से समझाया गया था। अब एकीकरण के प्रारंभ की अगर स्टूडेंट्स में बात करूं तो एकीकरण का जो प्रारंभ है 18 मार्च 1948 को हुआ था, और इसका जो संपन्न है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 18 मार्च से लेकर के 1 नवंबर 1956 को एकीकरण हुआ था। अब इसमें कुल समय कितना लगेगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। और जब एकीकरण कंप्लीट हो रहा है अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के पास में कितने ज़िले हैं? 25 ज़िले हैं। 26वां ज़िला हमारा बनेगा इस दिन, अजमेर बनेगा। अब कुछ फैक्ट है स्टूडेंट जो पढ़ने आवश्यक होते हैं कि राज्यों की श्रेणियां कैसी थी। तो देखो 3 तरह की श्रेणी हम देखते हैं। एक सिंपल सा प्रश्न आता है कि राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था। तो यहाँ पर तीनों श्रेणियों का मैं डिस्कशन करूंगी। सबसे पहला आता है ए श्रेणी। ए श्रेणी उसी क्षेत्र को मिलता था जो केंद्र शासित प्रदेश होता था। तो हमने पहले ही कहा है कि हमारे पास में एक केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। दूसरी बात आती है बी श्रेणी का। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। इसमें क्या होता है कि रियासतों के एकीकरण के बाद में जो राज्य बनता है उसे हम कहते हैं बी श्रेणी का राज्य। तो बी श्रेणी का राजस्थान राज्य था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी श्रेणी। समस्त ठिकाने जो हैं हमारे पास में है कुशलगढ़, लावा तथा नीमराना। समस्त ठिकाने सी श्रेणी के अंतर्गत आते थे। अब ये 2 वर्ड्स आते हैं सैल्यूट स्टेट और नॉन सैल्यूट स्टेट। तो वह सभी रियासतें जिन्हें तोप की सलामी का अधिकार था उन्हें हम कहते थे सैल्यूट स्टेट, और वह रियासतें या वह स्थान जिन्हें तोप की सलामी का अधिकार नहीं था उन्हें हम कहते हैं नॉन सैल्यूट स्टेट। जो तीनों ठिकाने थे वो नॉन सैल्यूट के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट जब हम एकीकरण का टॉपिक पढ़ते हैं तो 3 समितियां आती हैं। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट एक साथ में रखे हैं। 3 समितियां आती हैं। एक आती है शंकर देव राय समिति, एक आती है सत्यनारायण राव समिति, और एक आती है फजल अली समिति। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको एक साथ इसलिए लिख दिया गया है ताकि आप इनको एक ही जगह पर याद कर सके। तो देखिए शंकर देव राय समिति कहती है कि मत्स्य संघ की एक समस्या सामने आएगी जब हम 5वां चरण करेंगे। उस समय मत्स्य संघ के 2 जिले हैं वो तो राजस्थान में सम्मिलित होना चाहते हैं, और 2 जिले हैं भरतपुर और धौलपुर वो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं। इसलिए एक समिति का गठन किया शंकर देव राय समिति, और उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की सिफारिश पर मत्स्य संघ जो है पूरा राजस्थान में मिला था। नेक्स्ट हम करते हैं सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति भी सत्य बोलती है। ये क्या करती है? सत्य की वर्तमान में हम देखें राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। तो यही सत्य बात है। तो किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया? तो सत्यनारायण राव समिति। इस समय 2 प्रबल दावेदार हैं, एक है उदयपुर और एक है जयपुर। दोनों ही अपना पक्ष रखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपने को स्वयं को राजधानी घोषित करने के लिए, परंतु सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर हम जयपुर को राजधानी बना देंगे। एक आता है फजल अली समिति। हम बात करते हैं स्टूडेंट राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके अध्यक्ष थे ये फजल अली। इनके द्वारा अंतिम रूप से हम देखते हैं अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र, संपूर्ण सिरोही अर्थात आबू और दिलवाड़ा, सुनेल टप्पा वाला क्षेत्र है वो राजस्थान में मिलाया गया, और सिरोंज क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश को दिया गया। इस प्रकार ये सभी तीनों समितियां हमने यहाँ पर देखी है। अब हम राजस्थान का एकीकरण देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ है। सिंपल सा प्रश्न, कितने चरणों में कंप्लीट हुआ है? 7। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहला चरण, प्रथम चरण की हम बात करते हैं मत्स्य संघ। कौन सा संघ है ये? मत्स्य संघ।
यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका नाम मत्स्य संघ क्यों रखा गया। के.एम. मुंशी के कहने पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया, क्योंकि यह मत्स्य जनपद वाला क्षेत्र था। जब हम महाभारत काल करते हैं, जिसकी राजधानी मत्स्य संघ की विराटनगर थी, तो महाभारत का काल करते हैं तो जो मत्स्य जनपद महाजनपद था वो इसी क्षेत्र में आता था। इस कारण इसका नाम के.एम. मुंशी ने कहा कि हम नाम रखेंगे मत्स्य संघ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी रियासत मिली थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, एकीकरण का जो प्रारंभ है वो पूर्वी राजस्थान से माना जाता है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 रियासतें हैं जो इसमें मिल रही है। हम इसको याद रखने के लिए कह सकते हैं ABCD, ABCD। और इसमें एक ठिकाना भी मिलता है स्टूडेंट्स, नीमराना। तो ABCD नीम के नीचे। तो 4 रियासतें हमने इसमें कर ली। कितनी रियासतें? 19 थी स्टूडेंट्स, 4 हमने अब तक इसमें कर ली है। धौलपुर के शासक जो हैं वो उदयभान सिंह है। देखिए स्टूडेंट्स, जब एकीकरण हो रहा है तो 2-2 पद बड़े आ रहे हैं। एक पद हमारे सामने आता है राज प्रमुख और दूसरा पद आता है प्रधानमंत्री। इसे मुख्यमंत्री भी कहते हैं या प्रधानमंत्री भी कहते हैं। उस समय प्रधानमंत्री होते थे, मिड के अंदर ये मुख्यमंत्री में परिवर्तित हो जाएगा। तो धौलपुर के जो राजा हैं उदयभान सिंह। सिंपल सा प्रश्न बनता है, मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे, या फिर उदयभान सिंह का संबंध किस रियासत से है? तो धौलपुर के थे उदयभान सिंह। इस समय की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी जो थी वो थी अलवर। क्या राजधानी थी? अलवर राजधानी थी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री। अलवर के ही थे श्री शोभाराम कुमावत, जो यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। एकीकरण का प्रारंभ हम देखते हैं 18 मार्च 1948 को हुआ था। एकीकरण के संबंध में जो भी ट्रिक्स है वो मैं आपको एक अलग से पेज करके शेयर कर दूंगी, आप उनमें आराम से देखिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं 18 मार्च को। देखिए स्टूडेंट्स, कई बुक्स में आपको 17 मार्च में मिलेगा, परंतु भरतपुर में कुछ जाट नेताओं के बीच में मतभेद हो गया, उस कारण 17 मार्च को ये प्रारंभ नहीं हो पाया, इसलिए 18 मार्च को ये एकीकरण जो है प्रारंभ माना जाता है। 1948 की बात है ये। पहला चरण हमने किया है मत्स्य संघ से। तो सेकंड चरण हम देखते हैं स्टूडेंट्स की संयुक्त राजस्थान संघ के, तो यह इसी को हम कहते हैं पूर्व राजस्थान। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें एक साथ 9 रियासतों का एकीकरण हुआ था। पहले चरण में हम 4 रियासतों का एकीकरण कर चुके हैं, यहाँ पर 9 रियासतों का एकीकरण हुआ था। जो कोटा के पहले चरण की जो राजधानी थी वो अ से अलवर की थी हमने। यहाँ हम बात करते हैं, कोटा रहती है राजधानी ए और के। कोटा का जो भीम सिंह है, कोटा का शासक है भीम सिंह, उन्हीं के द्वारा राज्य प्रमुख का पद संभाला जाता है और गोकुल लाल अशावा हैं वो यहाँ के उस समय पीएम बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यह एकीकरण का जो चरण है वो कब बना? 25 मार्च 1948। अब तक स्थिति सामान्य है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम एक थोड़ा सा देखते हैं, स्थिति सामान्य है, आराम से एकीकरण का कार्य हो रहा है। जब एकीकरण हो जाता किसी चरण में तो वहाँ पर एक सरकार का निर्माण कर लिया जाता और जितनी भी रियासतें, जितने भी क्षेत्र उसमें शामिल हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों से एक एक व्यक्ति चुन करके एक मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता था और वो मंत्रिमंडल वहाँ का शासन कार्य देखती थी। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो बांसवाड़ा के महारावल हैं चंद्रवीर सिंह, वह बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर मिले या फिर किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत मिले, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। परंतु कहा जाता है कि उनको विलय के अलावा उनके सामने जब कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो जो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह हैं उनका कथन है एक, मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। तो एक सिंपल प्रश्न भी बनता है, ये कथन किसका है कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं? तो बांसवाड़ा के शासक का, या फिर चंद्रवीर सिंह का संबंध किस रियासत से है। तीसरे चरण की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा चरण है ये। तीसरा चरण की अगर हम बात करें तो प्रथम 2 चरण हैं वह उनके साथ में मेवाड़ राज्य मिलता है, अर्थात उदयपुर राज्य मिलता है। अब देखिए संयुक्त राजस्थान, इसका नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। मेवाड़ का विलय इसमें होता है। सेकंड चरण से तात्पर्य क्या है? ये जो ऊपर वाली 9 रियासतें हैं उनके साथ में मेवाड़ मिल रहा है। तो सेकंड चरण के राज्यों के साथ में मेवाड़ हो रहा है। और वैसे भी उदयपुर और मेवाड़ एक ही बात समझिएगा। उदयपुर का जो महाराणा है भूपाल सिंह, यहाँ पर स्टूडेंट एक बात होती है, राजधानी हम देख लेते हैं। यहाँ पर राजधानी है उदयपुर। यहाँ पर महाराणा जो है भूपाल सिंह, उन्होंने साफ शब्दों में एक होने के लिए इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मेरे जो पूर्वजों ने आज तक किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए मैं भी इस एकीकरण के साथ में या विलय प्रपत्र पर साइन करके अपनी जो स्वतंत्रता है उसे ख़त्म नहीं करूँगा। परंतु कहा जाता है इस समय उनके पास में जो हनवत सिंह है जोधपुर के, वह एक प्रस्ताव भी भेजेंगे।
प्रस्ताव ये होगा कि आप अपना विलय पाकिस्तान में कीजिए। तो वो महाराणा भूपाल सिंह का कथन होता है कि मेरे जो पूर्वज हैं इसी धरती पर जन्मे हैं और इसी पर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो मैं इस क्षेत्र को तो नहीं छोड़ के जा सकता। परंतु कहा जाता है कि विलय की उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, परंतु जब सामने कोई भी ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने विलय प्रपत्र पर 3 शर्तों के साथ हस्ताक्षर किए। पहली शर्त कि मैं जो है उदयपुर का जो राणा है वह आजीवन राज प्रमुख का पद प्राप्त करेगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी थी, उदयपुर को इस राजस्थान की ये जो संघ का निर्माण हो रहा है उनकी राजधानी बनाया जाएगा, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त उन्होंने 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स के मांगे थे। प्रिवी पर्स से तात्पर्य होता था राजपद छोड़ने के लिए उन्हें सालाना के कुछ राशि दी जाती थी जो वह अपने पर्सनल खर्चे के लिए रखते थे। तो 3 शर्तों के साथ में उदयपुर शामिल होता है। फर्स्ट, आजीवन राज प्रमुख का पद मिलेगा। सेकंड, आजीवन राजधानी मिलेगी। और थर्ड की हम बात करें तो 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स, सबसे ज़्यादा प्रिवी पर्स इन्हीं राजा का था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस चरण में माणिक्यलाल वर्मा जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, माणिक्यलाल वर्मा को। और तीसरा चरण जो है 18 अप्रैल 1948 को। तो एक रियासत इसमें भी मिल रही है। 19 रियासतें थी जिनमें से 14 रियासतें अब तक कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं, देखिए 3 अभी तक हमने चरण किए हैं, तीनों 1948 में संपन्न हो जाते हैं और 1 महीने के अंतराल में 18 मार्च से 18 अप्रैल तीनों चरण में 14 रियासतें मिल चुकी हैं। अब बात करते हैं चौथे चरण की। देखिए चौथा चरण जो होता है वह वृत्त राजस्थान कहलाता है। कौन सा राजस्थान? वृत्त राजस्थान। इसमें तीनों चरणों के राज्यों के साथ में जे बी प्लस लावा। देखो 3 बार जे बोला है, जे क्यू मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बी से बीकानेर और लावा, यह सभी इस चरण के अंदर शामिल होते हैं। इसमें विवाद की स्थिति वही की वही जो तीसरे चरण में थी। जयपुर का शासक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है, बीकानेर का शासक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है, जोधपुर का शासक विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो करना चाहता है परंतु वह पाकिस्तान में मिलना चाहता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। अब हम पहले चरण में, इससे जस्ट पहले चरण में यह देख चुके हैं कि महाराणा भूपाल सिंह 3 शर्तों के साथ में राजस्थान में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं जयपुर के मानसिंह द्वितीय की। तो जयपुर का जो मानसिंह द्वितीय है उनके द्वारा वही मांग की गई कि जयपुर राजधानी बनेगी प्लस राज प्रमुख का पद है वो जयपुर के राजा के पास में रहेगा। अब कहा जाता है इस समय वीपी मेनन के सामने कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया और एक बार के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिए। परंतु समस्या यही थी कि अब राज प्रमुख के पद का आजीवन सदस्य महाराणा भूपाल सिंह को पहले ही बनाया जा चुका था। अब एक ही पद पर 2 व्यक्ति आजीवन कैसे बैठ सकते हैं, इसलिए एक नए पद का सृजन होता है स्टूडेंट्स, महाराज प्रमुख। राज प्रमुख के आगे आ जाएगा महाराज प्रमुख। जो कौन बनेंगे? वह बनेंगे महाराणा भूपाल सिंह। याद हमें रखना है एकमात्र ही बने थे ये महाराज प्रमुख। भूपाल सिंह उदयपुर के महाराणा हैं और जयपुर का जो नरेश है मानसिंह सेकंड, मानसिंह फर्स्ट हम देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है स्टूडेंट्स, वह मानसिंह फर्स्ट था, यह है मानसिंह सेकंड। इन्हीं के नाम पर जो हॉस्पिटल्स बने हैं सभी मानसिंह हॉस्पिटल वगैरह सभी जयपुर में जो भी निर्माण कार्य मानसिंह के नाम पर है वो इन्हीं के नाम पर है। तो ये जयपुर के शासक है वह राज प्रमुख इस समय बन जाएंगे और हीरा लाल शास्त्री है वो प्रधानमंत्री का पद इस समय प्राप्त करेंगे। 30 मार्च 1949 की ये बात है। चौथा चरण है वो 49 में हो रहा है, 30 मार्च तारीख है। और इस दिन इतनी 4 बड़ी बड़ी रियासतें, जिनमें जयपुर अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जयपुर की मैं बात करूं तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जोधपुर की मैं बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी इस समय। तो ये बड़ी बड़ी रियासतें मिल रही है 30 मार्च को और इसी दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को। और इस दिन खूब सारे विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग बीकानेर को बनाया गया, भरतपुर को कृषि विभाग बनाया गया, उदयपुर को हम देखते हैं खनिज विभाग बनाया गया। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं 5वां चरण। 4 चरण हो चुके हैं और 4 चरणों के साथ में ही हम अगर रियासतों की बात करते हैं 4 रियासतें इसमें भी मिल गई। कौन सी? जे बी। तो अब कितनी रियासतें हो गई स्टूडेंट्स? 18 रियासतें हो चुकी हैं। अब बात करते हैं टोटल रियासतें 19 थी। 5वें चरण की हम बात करते हैं वृहत
राजस्थान है तो संयुक्त वृहत राजस्थान भी इसे कहते हैं। मैंने आगे भी कहा स्टूडेंट्स, इसके नाम पर नहीं जाइएगा, चरणों के जो नाम हैं वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग मिलते हैं, हमें इनकी डेट पर जाना होता है। तो 5वें चरण की बात करते हैं तो 4 + 1 = 5 हो जाता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा 4 + 1 मतलब 4 मतलब चौथा चरण जो है उसमें जितनी रियासतें मिली हैं, हम बात करते हैं 9 + 1 + 4 रियासतें, कुल मिलाकर के जो चौथे चरण में जितनी भी रियासतें थी वो सभी रियासतें प्लस उनमें मत्स्य संघ मिल जाता है, पहला जो चरण है वो मिल जाता है। नीम राणा ठिकाना भी इनके साथ में रहता है। तो प्रथम व चतुर्थ चरण के राज्य नीम राणा ठिकाना सहित इसमें मिलते हैं। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह वही उसी पद पर रहेंगे, महाराज प्रमुख, और जयपुर के जो राजा है वो राज प्रमुख रहेंगे। हीरालाल शास्त्री इसके बाद में माना जाता है कि निश्चित हो गए थे। यह उसमें हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। यह जो 5वां चरण है उसमें 5 की ही अधिकता मिलती है। देखिए 15 में 5 आता है, मई में 5 आता है और 1949। 3 हमने देखे 48, 48, 48, 2 हम देखेंगे 49, 49, फिर 1 देखेंगे 50, 50, 50 और 56, 1, 1। तो 5वें चरण में कौन मिलता है? 4 + 1 मिलते हैं। कोई नई रियासत नहीं मिल रही है, कोई नया ठिकाना नहीं मिल रहा है, कोई नया क्षेत्र नहीं मिल रहा है, बस पहला चरण तथा चौथा चरण आपस में मिल रहे हैं, अर्थात 18 रियासतें और तीनों ठिकाने आपस में मिल रहे हैं। अब बात करते हैं छठे चरण की। देखिए षष्ठम चरण को हम इंग्लिश में कहते हैं 6, SI6। अब इसकी बात करते हैं, यह सिरोही का विलय होता है। देखो SIX होता है 6, पंचम चरण के साथ में सिरोही मिल गया, परंतु आबू और दिलवाड़ा का क्षेत्र जो है वो है यहाँ पर नहीं मिला है। और आगे की हम बात करें तो एक नया पद आ जाएगा राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का, और जब तक जो राज प्रमुख है वो मानसिंह सेकंड ही रहेंगे। और यह जो चरण है 26 जनवरी 1950 को बना था। इस दिन देश जो है गणतंत्र बना था। गणतंत्र बनने के साथ में ही जो वंशानुगत चीज़ें थी वो सभी समाप्त हुई थी। राज्यपाल का जो पद आया था, राष्ट्रपति का पद आया था। इसी तरीके से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हमारा गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को। तो हमें छठे चरण में ये ध्यान रखना है, आबू और दिलवाड़ा का छोड़ दो तो जो हमारी 19वीं रियासत थी वो इसमें शामिल हुई है, परंतु यहाँ स्टूडेंट्स पूरी तरीके से शामिल नहीं हुई है। 2 प्रश्न बनते हैं इसके बारे में कि सिरोही का विलय राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में हुआ था? हमें कहना है छठे चरण में। और दूसरा प्रश्न आता है संपूर्ण सिरोही का विलय राजस्थान के किस चरण में हुआ था? तो हमें उसका कहना है कि 7वें चरण में। स्टूडेंट्स हम देखेंगे सप्तम चरण की बात करेंगे। इसमें हम बात करते हैं फजल अली समिति की सिफारिशों के आधार पर माउंट आबू और दिलवाड़ा, जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका विलय किया गया था राजस्थान में। और सुनेल टप्पा का क्षेत्र भी राजस्थान को प्राप्त हुआ था। और इस अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है वो भी इसी समय राजस्थान में मिला था। तो सिरोही जो है अंतिम रियासत है जो अंतिम रूप से यहाँ पर मिल रही है। इस समय मोहनलाल सुखाड़िया थे, वो सीएम के पद पर थे। इस समय की अगर बात करूँ स्टूडेंट्स, छठे चरण में और 7वें चरण में 2 बातें हो चुकी है। बीच में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं 1952 में, विधानसभाएं चल चुकी हैं, जिनमें अजमेर में एक धारासभा अलग से थी जिसके हरिभाऊ उपाध्याय जो थे वो मंत्री थे। इस समय की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया सीएम के पद पर हैं। और यह जो चरण है 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है। तो जिस दिन हमारा एकीकरण पूरा हुआ था उस दिन स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से राजस्थान जो है उसके जो राज्य हैं, जो जिले हैं, वो राजस्थान राज्य के जिले दिखाई देती हैं। और पड़ोसी राज्यों की हम बात करते हैं तो ये हम देखेंगे 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान है, पुनर्गठित राजस्थान कुछ इस तरीके से था। इसी के साथ स्टूडेंट्स एक ट्रिक्स के साथ में मैं एक छोटा सा वीडियो और डालूंगी एकीकरण का, जिसको आप आसानी से याद कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।